हेलो हेलो हेलो। यस, हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं सभी लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? आई होप दैट आई एम कम्प्लीटली ऑडिबल एंड विजिबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एक बार प्लीज सभी लोग कंफर्म कर देंगे दैट वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट। सो क्लियर क्लियर क्लियर। सो चलिए, द थिंग इज दैट बेसिकली टुडे वी हैव टू स्टार्ट ऑफ विद द फंडामेंटल राइट्स एंड हम प्रयास करेंगे कि मतलब एक उस तरीके से हम चीज़ों को देखें जिससे हमारा, ठीक है, एक होलिस्टिक रिवीजन भी हो जाए। और होलिस्टिक रिवीजन के साथ क्या है, ठीक है, एक बेसिकली क्या है, तो एक होलिस्टिक रिवीजन भी हो जाए एंड होलिस्टिक रिवीजन के साथ ही हमको देखने को मिलता है कि मतलब हम चीज़ों को उस तरीके से पढ़ें जहाँ पे कॉन्सेप्चुअली जो क्लैरिटी होती है ना, वो हमारे पास रहे चीज़ों की। ठीक है, तो चलो सर, आ जाते हैं, देखते हैं फंडामेंटल राइट्स को। तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं, ठीक है, अगर सर हम फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं, ठीक है, बेसिकली मौलिक अधिकार कहते हैं, आप सभी लोगों को मालूम ही होगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि पहला क्वेश्चन जो है ना सर, ये क्वेश्चन तो सभी को मालूम होगा दैट इट कम्स इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम फ्रॉम वेयर टू फ्रॉम योर आर्टिकल, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो सर फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 क्या होता है? ठीक है, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35 इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। अब क्या है सर, अब बात है क्या है, अब जो हमको चीजें देखने को मिलती हैं वो ये है दैट सर वाई फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड, वाई फंडामेंटल राइट्स आर आर कॉल्ड फंडामेंटल, वाई फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड योर फंडामेंटल। सर ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आएगा। पास्ट ईयर में पेपर्स में आयोग ने बहुत बार इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा है और हो सकता है कि आगे आने वाले समय में देखते हैं तो वहां पे भी क्या होंगे, तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपको पेपर में एग्जामिनेशन में निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल ही क्यों कहा गया, बेसिकली कहाँ से लिया है हमने, अगर इसको हम सोर्स देखते हैं ना सर, अगर हम इसका सोर्स देखते हैं सर, अगर हम इसका स्रोत देखते हैं, तो इसका स्रोत जो है बेसिकली वो स्रोत हमको कहाँ देखने को मिलता है? तो जो अगर इसके हम सोर्स के बारे में बात करते हैं ना, अगर सर हम इसको सोर्स के बारे में बात करते हैं, स्रोत के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो स्रोत है, ठीक है सर, इसका सर बेसिकली जो स्रोत है वो स्रोत कहाँ देखने को मिलता है? सर वो तो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से लिया है सर? तो हम लोगों ने लिया है इसको आपके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है सर, लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तो सर इसको बिल ऑफ राइट्स कहा गया है ना सर, इसको सर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम लोगों ने बिल ऑफ राइट्स कहा है। तो जब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकी संविधान में हम इसे बिल ऑफ राइट्स कह रहे हैं, ठीक है, हिंदी मानने वाले बिल ऑफ राइट्स को हम बिल ऑफ राइट्स ही लिखते हैं। ठीक है, तो अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सर इसको हम बिल ऑफ राइट्स कह रहे हैं, देन यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कहने का क्या मतलब है? फंडामेंटल का अगर डिक्शनरी मीनिंग में जाओगे तो क्या देखने को मिलता है? फंडामेंटल का डिक्शनरी मीनिंग होता है आपको बेसिक। समझ में आ रहा है? बेसिक, बेसिक का हिंदी क्या होता है सर? तो सर आधारभूत, आधार होता है ना। बेसिक का मतलब क्या होता है सर? तो बेसिक का जो मतलब है वो हमको आधार देखने को मिलता है। तो फंडामेंटल राइट्स को हम फंडामेंटल क्यों कहते हैं? सर फंडामेंटल राइट्स आपके वो अधिकार होते हैं जो आपके लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एज इट इज, अगर एक चीज कही जाती है ना दैट आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाना, समझ में आता है? मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप अपने घर पे खड़े हैं या बैठ के, अगर जो भी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, मेरे को एक बात बताना, आप देख क्यों पा रहे हो? ठीक है, आप जो है सर आप वो देख क्यों पा रहे हैं, उसके पीछे का जो रीजन है वो रीजन हमको क्या देखने को मिलता है? सर किसी एक सॉलिड सरफेस पे आप खड़े तो है ना, हाँ ठीक है, मैं वहां का ना पीछे नीचे का बेस ही ले जाऊं, खड़ा रह पाओगे नहीं सर। दिस इज वॉट ह्यूमन लाइफ इज ऑल अबाउट। आपके पास आप जिंदा हो, इट्स नॉट अबाउट लिविंग ओनली। ठीक है,
आप बस जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, याद रखना, आप जिंदा है ना सर, और आप क्या है सर, तो आप ना सांस ले रहे हैं, ठीक है, आप जिंदा हैं सर और आप सांस ले रहे हैं, बस इससे ही नहीं हो जाता है कि आप क्या है सर, आपका जो लाइफ है ना वो अच्छा चल रहा है सर। लाइफ का मतलब होता है दैट यू शुड हैव, दैट यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर योर, फॉर योर डेवलपमेंट। मतलब सर, मतलब सर अपना विकास करने के लिए, समझ में आ रहा है, अपना विकास करने के लिए, अपना ग्रोथ करने के लिए क्या है सर, तो हमको देखने को मिलता है सर, अपना विकास करने के लिए, अपना ग्रोथ करने के लिए आपके पास क्या है, तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, स्पेसेस होने चाहिए, और वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है राइट से। जैसे सर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अभी चल रहा है ना सर, इंडिया पाकिस्तान का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है सर, you should have that right to say your you should have that right to express your views on that। आपको जो अपना, आपका जो भी पक्ष है वो आपको बोलने का अधिकार देना पड़ेगा। और जो ये जो कम्युनिकेशन स्किल होती है ना, ये पहला पिलर होता है। वैसे ही हमने कहा है कि सर कानून हम ऐसा नहीं बनाएंगे जो आपको एक्सप्लॉइट करेगा। व्हाई? बिकॉज हम आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ दे रहे हैं अंडर आर्टिकल 14, कानून के समक्ष समानता हम दे रहे हैं आपको अनुच्छेद 14 के तहत। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो भी कानून बनेंगे ना सर, जो भी लॉ होगा वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा आपको, ना ही राज्य करेगा। क्यों? क्योंकि याद रखना, ग्रोथ जो है, सुन रहे हैं, आपका जो ग्रोथ है वो कभी भी नकारात्मक परिवेश में नहीं हो सकता है, ठीक है। आपका जो ग्रोथ है, ठीक है सर, आपका भाई साहब जो ग्रोथ है, वो आपका ग्रोथ कभी भी नकारात्मक परिवेश में हो ही नहीं सकता है। आपका जो जोन होना चाहिए सिक्योर होना चाहिए। यू शुड हैव दैट फीलिंग कि मैं यहाँ पे सेफ हूं, अब दुनिया का टेंशन छोड़ के, ठीक है, अपने लाइफ का टेंशन छोड़ के मैं आगे चल सकता हूं। आप खुद ही श्योर नहीं रहोगे कि आज आप ठीक हो और कल होके आपको ना 1 सेकंड के बाद आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तो क्या आप अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचोगे कि सर्वाइवल के बारे में सोचोगे? बेसिक सी बात है ना सर, कोई भी बंदा अपने सर्वाइवल के बारे में सोचेगा ना। डेवलपमेंट क्या है सर? डेवलपमेंट तो हो सकता है कि हम 6 महीने बाद भी कर लें, सर्वाइवल के लिए सोचेंगे अभी के टाइम में। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं सर? फंडामेंटल राइट्स आपकी लाइफ में सर, ठीक है सर, आपकी लाइफ में वो सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको चाहिए फॉर योर एग्जिस्टेंस, फॉर योर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, फॉर योर डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को हम फंडामेंटल क्यों कहते हैं सर? तो याद रखना, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर called fundamental, fundamental as they are very basic to, basic to human, human existence, and for providing them, for providing them a डिग्निफाइड लाइफ, ठीक है। तो सब मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहा जाता है? तो याद रखना, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, मौलिक अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को, अधिकार को मूलभूत, मौलिक अधिकार को मूलभूत इसलिए कहा गया है, मौलिक अधिकार को भूत इसलिए कहा गया है क्योंकि, क्योंकि ये मानव जीवन का, जीवन का आधार तैयार करते हैं, आधार तैयार करते हैं, क्योंकि यह मानव जीवन का आधार तैयार करते हैं, एवं एवं उन्हें एक गरिमावान जीवन, उन्हें एक गरिमावान जीवन प्रदान करते हैं, ठीक है। इस चीज के लिए क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, बेसिकली मौलिक अधिकार कहते हैं, या इसको फंडामेंटल कहा जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन यहां पर अब आपको आएगा,
ठीक है, अबाउट द नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या सर, अगला क्वेश्चन जो है वो अगला क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा, वो आपसे पूछेगा रिगार्डिंग दी नेचर ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, कि सर ये जो फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स का हमारा नेचर क्या है, फंडामेंटल राइट्स की जो प्रकृति है, ये फंडामेंटल राइट्स की प्रकृति हमको क्या देखने को मिलती है। ठीक है, आ जाओ सर। सबसे पहला तो क्या होगा सर, तो सबसे पहला क्या होता है, याद रखिएगा, दे आर ऑफ निगेटिव कैरेक्टर। अब देखना, मैं आपको ना एक छोटी सी चीज समझाता हूं। दुनिया में कुछ भी पढ़ो, ठीक है, दुनिया में कुछ भी पढ़ो, ठीक है, लेकिन ध्यान बस इतना रखना, दुनिया में सर आप कुछ भी पढ़िए, ध्यान इतना रखिएगा कि उस चीज के पीछे का वाई का जो रीजन है वो निकालो। अभी यही चल भी रहा है ना देश में, देख लो जिस तरीके से अभी अगर आपने आज सुबह ही 10 बजे की जो हमारी आर्म फोर्सेस की प्रेस ब्रीफिंग थी उसको देखा हो, तो उनके द्वारा भी कहा गया है कि पाकिस्तान फेक प्रोपोगेंडा मचा रहा है। अब उनका कहना है कि हमने सर S-400 मार दिए, मतलब अच्छा तुमने अगर S-400 मार दिया तो हमने क्या मारे? अरे भैया थोड़ा तो शर्म कर लो, 4 एयरबेस तुम्हारा हम तबाह कर दिए, 4। तुम्हारे जो चीफ था उसको सुबह सुबह मतलब उठा के, वैसा था वो मतलब ऐसे कंडीशन में वो नींद में सो रहा था, उसको उठा के बोला भैया जाके बोल के रहो, मतलब पूरा धुआं धुआं कर दिया है। और एग्जैक्टली बात करें तो कुछ 30 मीटर से ज़्यादा का गड्ढा किया हम लोगों ने, मतलब वो जो मिसाइल लगी है ना उस एयरबेस में पाकिस्तान के, ठीक है, जो पाकिस्तान है ना वहाँ के एयरबेस में आपको बेसिकली 30 मीटर से ज़्यादा गड्ढा हो गया, धू धू करके जल रहा था। इन्होंने खुद रिलीज किया, भारत ने तो बाद में रिलीज किया 10 बजे, इन्होंने क्या किया उसको पहले ही रिलीज कर दिया। उसके बाद भी क्या है, अब ये क्या कर रहे हैं कि भारत अपनी इस प्रकार की हरकत, भैया कौन सी हरकतें, तुम आए थे पहले, हमने रिटेलिएट किया, तुम वहीं पे शांत हो जाते। अब उसके बाद तुम लगातार हमारे मासूमों को मारे जा रहे हो, तुमने 15 सिविलियन मार दिए, क्या गलती है भैया? ना गलती पहले वालों की थी ना गलती अभी की है। शांति से रह लो, अपने एरिया में रह लो, और नहीं रहोगे तुमको यही हरकतें करना तो कोई दिक्कत नहीं है, पीओके तो हमारा होगा ही होगा, ठीक है, पीओके तो हमारा होगा ही होगा। आप अजीत डोभाल साहब ने ना आज से कुछ साल पहले अगर जाते हो ना तो उन्होंने एक बात कहा था कि पाकिस्तान में रह के आए तब तक तुम पकड़ नहीं पाए, अगर इस बार की दोबारा हरकत की तो बालूचिस्तान बना देंगे, नया बना देंगे। तो हो सकता है कि बालूचिस्तान जो है ना वो नया बन जाए, तो देखते हैं। खैर आगे चलते, कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं उनकी हरकतें सुधर ही नहीं सकती, ये उसी प्रकार का राज्य है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते। दे आर ऑफ निगेटिव कैरेक्टर। नेगेटिव कैरेक्टर का मतलब क्या है सर? नेगेटिव कैरेक्टर का मतलब होता है, ठीक है सर, नेगेटिव कैरेक्टर जो है सर, वो नेगेटिव कैरेक्टर का मतलब होता है कि सर नेगेटिव इन द सेंस, किस सेंस में है सर? ये नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है सर, यह नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। क्या है सर? हमें देखने को मिल रहा है कि बेसिकली ये क्या है सर, तो बेसिकली ये नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। नकारात्मक प्रकृति के होते हैं कहने का क्या मतलब है? ये कहने का मतलब हुआ बेसिकली कि वाई ये आर, दे आर ऑफ निगेटिव, दे आर निगेटिव एज दे पुट्स limitation, as they put limitation on the arbitrary exercise of executive powers by the state, ठीक है, क्यों? क्योंकि यह राज्य के ऊपर या नकारात्मक इसलिए होते हैं, यहां लिख दे रहा हूं, इसलिए होते हैं क्योंकि ये राज्य के, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये नकारात्मक इसलिए होते हैं क्योंकि यह राज्य के कार्यकारी अधिकारों के मनमाने प्रयोग के ऊपर
मनमाने प्रयोग के ऊपर अंकुश लगाते हैं, अंकुश लगाते हैं। आया समझ में? बेसिकली क्या है सर, ये जो आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स हो रहे हैं स्टेट के, उनके द्वारा क्या होती हैं, तो ये लिमिटेशंस लगाते हैं कि बेटा रुक जाओ, ये जो लक्ष्मण रेखा है ना, ये तुम्हारा है। सीता मैया के लिए लक्ष्मण रेखा था ना कि इसके आगे नहीं जाना है, तो रावण भी इसके अंदर नहीं आ सकता था। समझ में आ रहा है? रावण भी क्या इसके अंदर आता तो जल जाता, वही वाला कंडीशन है। यहाँ पे कहा जा रहा है स्टेट को कि तुम ना अंदर नहीं आ सकते हो जब तक कोई बंदा इस ऐसा कोई काम करके जिससे कानून का उल्लंघन हो रहा है, वो जब तक इस एरिया को लांग कर इधर से इधर नहीं आ जाता है, तब तक तुम उसके जो अधिकार है, तुम उसके जो राइट्स है, वो राइट्स नहीं छीन सकते हो। तो स्टेट को रोका जा रहा है, स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि रुक जाओ, और तुम अपने अब जो पावर्स है ना, उनका अपने मन के हिसाब से प्रयोग नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तुम अपने पावर्स का बेसिकली क्या है, तो अपने मन के हिसाब से अपने पावर्स का प्रयोग नहीं कर सकते हो। ठीक है? तो क्योंकि ये राज्य को रोक रहा है, इसीलिए क्या है सर, क्योंकि रिस्ट्रिक्टिव टोन में है, इसीलिए याद रखना हम फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव कैरेक्टर का कहते हैं। क्वेश्चन कभी कभार यूपीएससी वगैरह पूछ देता है कि इसका टोन क्या है सर, तो याद रखना ये ना आपको सर रिस्ट्रिक्टिव टोन में आता है। ठीक है सर? ये क्या है सर, तो यहाँ ना ये आपको रिस्ट्रिक्टिव टोन में क्या है सर, तो याद रखना ये आपको बेसिकली रिस्ट्रिक्टिव टोन में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है? इसके अलावा क्या है सर, एक और चीज़ है जो याद रखनी है। क्या है सर? दूसरा आप याद रखोगे सर कि दे आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स, क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। व्हाट्स अप? दीज आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। क्या मतलब है क्लेम्स? मतलब इसका मतलब है कि ये नागरिकों के दावे होते हैं, ये नागरिकों के दावे होते हैं राज्य के विरुद्ध। बेसिकली मालूम है? नहीं समझ में आ रहा है इसका सेंस? सब बता देते हैं कि जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, और इसको ना रिफाइन करो इस स्टेटमेंट को कि सर ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ना सर, ठीक है, ये जो बेसिकली आपके मौलिक अधिकार होते हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से कि सर ये जो मौलिक अधिकार होते हैं, ये बेसिकली किसके अगेंस्ट लागू होते हैं? ये एक प्रश्न आ रहा है कि सर ये जो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार आपको किसके विरुद्ध लागू होते हैं? किसके विरुद्ध लागू होते हैं ये मौलिक अधिकार? तो याद रखना ये किसके विरुद्ध होते हैं लागू, तो ये होते हैं आपको अगेंस्ट दी स्टेट। यानी कि सर, यानी कि हमको देखने आपको मिलता है कि ये बेसिकली क्या है, ये आपको राज्य के, ये बेसिकली क्या है सर, तो ये हमें देखने को मिलता है कि ये सर आपको राज्य के विरुद्ध क्या है, तो ध्यान रखना ये बेसिकली आपको सर राज्य के विरुद्ध लागू होते हैं। तो क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स कहने का मतलब है दैट दीज आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट। मेरा हक है राज्य तुम अंदर नहीं आना, और तुमको नहीं हक है कि तुम इस जोन में इंटरफेयर कर सको, और ये जो राइट है मुझे तुम ही से प्रोटेक्ट करने के लिए मिले। मतलब ये राइट मुझे तुम्हारे अगेंस्ट मिल रहे हैं, तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि हमने इसको ये राइट दिया है, और तुम इस व्यक्ति से ये वाला राइट क्या है, ये वाला जो अधिकार है, ये छीन नहीं सकते हो। आ रहा है समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? डन? चलो सर आगे चलते हैं, आ जाओ सर आगे चलते हैं सर। अगला क्या हमको देखने को मिलता है सर? आ जाओ, अगला क्या है सर? नेक्स्ट नेक्स्ट हमको क्या देखने को मिलता है? नेक्स्ट है दैट दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। मतलब क्या हो गया? दैट ये दे आर जस्टिसेबल इन नेचर का मतलब क्या होता है? ये
न्याय संगत प्रकृति के होते हैं। क्या है सर ये हमें देखने को मिलता है बेसिकली कि ये क्या है, ये आपको न्याय संगत प्रकृति के होते हैं। अब बात आई कि सर एक बात बताओ, न्याय संगत कहने का मतलब क्या है। ठीक है, वर्ड तो बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया है, न्याय संगत, जस्टिसेबल। जस्टिसेबल कहने का मतलब क्या होता है, तो जस्टिसेबल कहने का मतलब क्या हमें देखने को मिलता है, याद रखिएगा जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है सर। अगर हम बात करते हैं ना जस्टिसेबल के बारे में, तो जस्टिसेबल कहने का क्या मतलब है सर, जस्टिसेबल कहने का क्या मतलब है, तो सर जस्टिसेबल कहने का तात्पर्य है that if these rights gets violated the person can directly move to the Supreme Court for their reinforcement यदि मतलब यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है, यदि इन अधिकारों का क्या है सर, यदि इन अधिकारों का हमको देखने को मिलता है कि कहीं से भी सर उल्लंघन होता है। ठीक है, ठीक है, यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय जाकर पुनः इसे राज्य के विरुद्ध लागू करा सकता है। क्या है, तो वो पुनः क्या है, तो पुनः हमको देखने को मिलता है कि वो इसे राज्य के विरुद्ध क्या है, तो ध्यान रखना वह पुनः इसे राज्य के विरुद्ध यहाँ पर लागू करवा सकता है। ठीक है सर, डन। आ जाओ सर, आगे चलते हैं भाई साहब, आ जाइए सर। ठीक है, अब क्या आता है, अब हम चलते हैं हमको फंडामेंटल राइट्स, बेसिकली जो हमारी जो आर्टिकल्स वाला जो सेगमेंट है ना, उस आर्टिकल वाले सेगमेंट में हम आपको जाते हैं। ठीक है, अब देखो सर, बेसिकली ना मैं इसको तोड़ूंगा, यहाँ पे मैं 12 दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने 13। ठीक है सर, अब यहाँ पे डाला मैंने आपको 14। ठीक है, 14, अब यहाँ डाला मैंने आपको 32। ठीक है, यहाँ डाला मैंने आपको 32, लेकिन इन दोनों को ना मैं अलग से ना घेर दे रहा हूँ। लो सर, इनको मैंने क्या किया, अलग से घेर दिया। ठीक है, अब क्या है सर, अब यहाँ पे अदर राइट्स आ रहे हैं। ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या है सर, अब आपको सर अदर राइट्स आ रहे हैं, यहाँ है 33, यहाँ है 34, और यहाँ क्या है सर, यहाँ है आपको 35। ठीक है, एग्जैक्टली यही आर्टिकल है, 12 से लेकर कहाँ से कहाँ तक है, तो सर याद रखिएगा 12 से 35 तक है। ठीक है, इस स्लाइड के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले ना हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ठीक है सर, क्लासिफिकेशन ऑफ जो हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है ना सर, तो हम चलते हैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की तरफ। ठीक है सर भैया, तो हम आपको चलते हैं सर सीधा अब क्लासिफिकेशन ऑफ जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की तरफ। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है, देखो सर, बेसिकली क्या है ना सर, ये जो वर्गीकरण है ना, वर्गीकरण को अगर पढ़ोगे तो हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ना सर 6 राइट्स होते हैं सर।
कितने होते हैं सर? 6 राइट्स, यानी कि 6 अधिकार जो है वो भारतीय संविधान में मिले। कौन कौन मिले हैं आज हम बताते हैं। पहला कौन सा मिला है सर? तो पहला आपको मिल जाता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी दैट इज कानून के समक्ष समानता। ठीक है सर, या कानून के समक्ष समानता नहीं, आप राइट टू इक्वलिटी है ना, तो समानता का अधिकार सीधा आप लिखोगे। अभी सॉरी, इसको ना आप सीधा समानता का अधिकार डालो, समानता का अधिकार। ठीक है, क्या करें आप इसको? तो सर इसको ना आप समानता के अधिकार को डालो। ठीक है, दूसरा क्या है सर? दूसरा हम यहाँ पे डालेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या हो गया? राइट टू फ्रीडम का मतलब हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज योर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कहाँ पे आता है सर ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन? दैट इज, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद हमको देखने को मिलेगा राइट टू रिलीजन। राइट टू रिलीजन, ठीक है सर, दैट इज धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलेगा। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या हो जाएगा सर? पांचवा क्या हो जाएगा सर? तो सर पांचवा हो जाएगा आपको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, पांचवा क्या हो जाएगा सर? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि सर आपके जो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। एंड द लास्ट वन दैट वी हैव इज व्हाट योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को? तो इसको बेसिकली हम कहते हैं संवैधानिक उपचार। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम? संवैधानिक उपचार। ये क्या है? तो अगर आप मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण को देखते हैं, ठीक है सर, यदि आप मौलिक अधिकारों के वर्गीकरण को देखते हैं तो इन टोटल इन शॉर्ट क्या है सर? इन शॉर्ट हमको देखने को मिलता है कि ये वो 6 अधिकार हैं। ठीक है सर, इन शॉर्ट क्या है? तो इन शॉर्ट हमको देखने को मिलता है सर ये वो आपके 6 अधिकार हैं जो आपको क्या है सर यहाँ पर मिलते हैं। अब ना सर एक काम करो, इनके आर्टिकल सब बता दूं, एकदम बता रहे। 14 से ना 18 डाल दो, ओके सर। 19 से ना 22 डाल दो, ठीक है। 23 और 24 डाल दो, ठीक है। 25 से 28 डाल दो, ठीक है। 29 और 30 डाल दो, अनुच्छेद 32 डाल दो। अच्छा सर, मतलब 14 से स्टार्ट हुआ था 32 तक, मतलब कि सर जितने भी आपने अधिकार लिखे हैं सर, जितने भी आपने अधिकार लिखे हैं वो सारे अधिकार तो सर इसी ब्रैकेट में आ गए। जितने भी आपने राइट्स लिखे हैं, बिल्कुल सही पकड़ा है, वो सारे के सारे राइट्स क्या हैं? वो सारे के सारे राइट्स तो सर यहां आ गए। आ रहा है समझ में? वो सारे के सारे राइट्स यहां आ गए। अब बात आता है कि सर ये दोनों और ये तीनों जो है ये हमारा करता क्या है? ठीक है, पहला चीज देखो, कोई भी लॉ लिखते हो ना, आज के डेट में मैं भी अगर कोई भी पुस्तक लिखने बैठ रहा हूँ, कोई भी किताब लिखने बैठ रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे ना
अगर आज के डेट में हम कोई कानून बनाएंगे ना तो एक फीचर होता है और मतलब एक एसओपी है, ठीक है, जिसको हम कंटिन्यूसली क्या है फॉलो किए ही जा रहे हैं। मतलब जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं ना उनका मतलब क्या है वो ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ इट हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो वैसा ही अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री का क्या है सर, तो मैंने बताया था कि संविधान जो है ना वो पूरे के पूरे हमारे राज्य का क्या है। अगर हम बात करते हैं सर संविधान के लिए कि संविधान क्या है सर, तो संविधान हमको देखने को मिलता है कि अगर हम बात करते हैं सर संविधान के लिए कि संविधान क्या है सर, तो संविधान हमको देखने को मिलता है कि संविधान हमारे पूरे के पूरे क्या है संविधान, तो संविधान हमारे पूरे के पूरे राज्य की क्या है, तो एक रूल बुक है। तो सर रूल बुक है तो पहला ही में हमने स्टेट वर्ड यूज कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, तो वो ना डेफिनेशंस यहाँ पे मिले। तो आर्टिकल 12 में ना सर स्टेट की डेफिनेशन हमको देखने को मिलती है कि अगर हम बार बार कह रहे हैं कि स्टेट 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 स्टेट, तो सर ये एग्जैक्टली ये जो स्टेट है, ठीक है, ये जो एग्जैक्टली हमारा स्टेट है ना, ये स्टेट क्या है सर, क्या करता है ये स्टेट, और स्टेट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको आ जाएंगी, एक एक चीज को क्या है सर यहाँ पे आर्टिकल 12 में कहा गया है। आर्टिकल 13 क्या है, तो हम लिख सकते हैं इट सेट्स अप द ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू क्या है सर, तो आप डाल सकते हो कि यह सर न्यायिक पूर्वावलोकन या कहते हैं ना न्यायिक समीक्षा, ठीक है, तो यह न्यायिक समीक्षा के लिए क्या है, तो ध्यान रखना ये बेसिकली आपको न्यायिक समीक्षा के लिए आधार तैयार करता है। बेसिकली क्या कहता है ये, एकदम तोड़ के बताएं कि ऐसा कोई भी चीज होगा ना जो मौलिक अधिकार को आपसे छीनेगी, आपके मौलिक अधिकार का वायलेशन करेगी, आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगी, न्यायपालिका कहता है कि हम बैठे हैं बिंग दी गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसे ध्वस्त कर देगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देगा, नल एंड वॉइड कर देगा, ठीक है। तो आर्टिकल 13 बस आपको यही प्रोटेक्शन दे रहा है और ऐसा कोई राइट एज सच नहीं मिल रहा है। जो राइट्स मिल रहे हैं आपको कहां से कहां तक मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं फ्रॉम योर आर्टिकल 14 से लेके 32 तक। कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से राइट्स हैं, तो वो सारे के सारे राइट्स क्या हैं सर, तो वो सारे के सारे राइट्स आप यहाँ पर बेसिकली देख सकते हो, ठीक है। अब चलो सर आगे बढ़ते हैं सर। व्हाट अबाउट दिस 3 ग्रुप, ये ग्रुप तो बता दिया, ये ग्रुप बता दिया, इस ग्रुप का मतलब क्या है सर, ये जो ग्रुप 3 है इसका मतलब क्या है सर, ये कुछ नहीं है सर, दीज आर एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। व्हाट्स यस, ये मौलिक अधिकार के क्या है सर, तो ध्यान रखना ये हमको ये बेसिकली सर मौलिक अधिकार के अपवाद है, ठीक है। ये क्या है, तो ये हमको देखने को मिलते हैं, ये आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं सर, ये आपके उस मौलिक अधिकार के ना अपवाद होते हैं, ठीक है। क्या क्या है सर, 33 हमको सिंपल कहते हैं ना, अभी जंग चल रही है ना सर, जंग चल रही है ना, आर्म्ड फोर्सेस, हाँ, द मोमेंट यू एंटर द आर्म फोर्सेस, ठीक है, हम लोग तो घर में सुरक्षित है, हम लोग तो घर में सेफ है। क्यों सेफ है, पिछले 4 दिनों से भारत के किसी इलाके में हमको ऐसा नहीं हुआ कि मतलब एक भी बम गिरा। क्यों, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कि पिछले कुछ दिनों से सोए ही नहीं है, समझ में आ रहा है, उनके कारण सर मिसाइल आती है, मतलब अभी जो हमने जो एयरबेस को हमने तबाह किया है, वो उधर से ना ड्रोन्स भेज रहा था, ठीक है, मैपिंग करेंगे, और अगर और थोड़ा ना उसमें ना वो एक्सप्लोसिव्स में थे, ठीक है, कंटिन्यूसली भेज रहा था। अगर आपने वो राजस्थान वाला वीडियो देखा होगा तो एक ही साथ में ना बहुत सारे गुच्छे में मिसाइल्स आए थे भारत में, ठीक है, भारत ने सबको ध्वस्त कर दिया, एक भी नीचे नहीं गिरी, ठीक है। अमृतसर वाला वीडियो देखा होगा, हमने कहा कि तुम भेजते रहो ड्रोन, हम जाते हैं, हमने अपने एयरक्राफ्ट भेजे, 4 जगह मारे, और एयरक्राफ्ट गया, एयरक्राफ्ट बम गिराया, बम गिरा के एयरक्राफ्ट सेफली आ भी गया, ठीक है। तो भैया जब वो गए थे तो जान के ऊपर तो मतलब खतरा था कि नहीं, तो वो तो कह सकते हैं ना कि सर हम आर्टिकल 21 हमारा सप्रेस हो रहा है एंड वी आर willing to go to the Supreme Court so that we can reinforce or so that we can re-invoked our Article 21.
राइट टू लाइफ तो हमारा भी है सर, जीवन का अधिकार हमारा भी है, हम क्यों बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पे मिसाइल खाने जाएंगे? नहीं। आप बीइंग इन द आर्म फोर्सेस, नेशनल सिक्योरिटी क्या है, आपने खुद अपने चॉइस से ज्वाइन की है। द मोमेंट यू आर ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस यू हैव टू सरेंडर ऑल योर राइट्स टू द स्टेट, मतलब आप खुद ही अपने जो मौलिक अधिकार होते हैं वो क्या करते हैं, वो राज्य को ना समर्पित कर देते हैं। ठीक है, आप खुद ही अपने सारे के सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या है, वो राज्य को समर्पित कर देते हैं। आर्टिकल 34 क्या है सर? तो ये मार्शल लॉ जो होता है ना सर, मार्शल लॉ के दौरान क्या चीजें हैं और वो किस प्रकार से वर्क करती हैं, ठीक है, ये आपको बेसिकली उनसे संबंधित है। ठीक है, ये क्या है सर? तो यार रखना मार्शल लॉ और वो क्या चीजें हैं, वो चीज जो है वो आपको सर किससे संबंधित है, ये आपको उससे वर्क करता है। ठीक है, अब आगे चलो, अगला क्या है सर? अगला हमको देखने को मिलता है कि सर ये सारे के सारे मौलिक अधिकार क्या सेल्फ एग्जीक्यूटरी नेचर के हैं? अगला क्वेश्चन सर, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं ना प्रीलिम्स का ना क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ आपके सामने, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आता है दैट ऑल फंडामेंटल राइट्स, ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी इन नेचर, इन नेचर, यानी कि सभी मौलिक अधिकार, सभी मौलिक अधिकार अधिकार स्व निष्पादित होते हैं, स्व निष्पादित होते, प्रत्येक मौलिक सभी मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो आपको स्व निष्पादित होते हैं। ठीक है, अब बहुत लोग होंगे ना वो आपको सिखाएंगे बेटा देखो ऑल लगा हुआ है, ऑल लगा हुआ है, ठीक है मानते हैं, लेकिन इन चीजों का यूज वहीं पर करना जहां पे आपके पास ना कुछ हो नहीं, जहां पे नॉलेज है तो पूरा स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो। ठीक है, ये क्या है सर, सभी मौलिक अधिकार नहीं होते। क्यों सर? आर्टिकल 17 आपका ऐसा आर्टिकल है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको लॉ की आवश्यकता है। आर्टिकल 23 एक ऐसा आर्टिकल है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ की आवश्यकता है। आर्टिकल 24 एक ऐसा आर्टिकल है जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है, तो हमको लॉ की आवश्यकता पड़ती है। इवन योर आर्टिकल 15 एक ऐसा आर्टिकल हमको कभी कभार आप कह सकते हो जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ की आवश्यकता है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स एट टाइम्स आल्सो नीड्स टू बी बैक्ड बाय अ लॉ। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वो फंडामेंटल राइट्स भी क्या हैं, तो कभी कभार उनको एग्जैक्टली लागू करवाने के लिए ना हमको कानून की आवश्यकता होती है, और कानून में इनको एक दंडनीय अपराध, एक पनिशेबल ऑफेंस के तौर पे क्या है, इंक्लूड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको एक पनिशेबल ऑफेंस के तौर पर इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, अगर इनको एक पनिशेबल ऑफेंस के तौर पर हम यहाँ पर चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या है सर, वैसे कंडीशन में हमको देखने को मिलता है कि चीज़ें क्या होंगी सर, तो हो नहीं पाएगा। जैसे हाँ, अस्पृश्यता है सर, अनटचेबिलिटी है। हमको एक बात बताना कि ये जो अनटचेबिलिटी है, ठीक है सर, ये जो अनटचेबिलिटी है, क्या ये सारी चीज़ें भारत में अंग्रेजों ने खराब करके गई है? हम मानते हैं सर, आई डू अग्री, ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये जो अस्पृश्यता है क्या उनके द्वारा आया था? नहीं सर, ये हमारे दिमाग का कीड़ा था ना, हमारे दिमाग की गंदगी थी, और डिवाइडिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। ठीक है, हमारा था ना सर, जाति प्रथा हमारे से निकला है सर। जाति प्रथा इज समथिंग दैट इज ऑफ, आई वुड से दैट इज एंडेमिक टू इंडिया, ये इंडिया में ही पाया जाता है, और इंडिया से फिर बाहर गया है सर, हमारे यहाँ की उपज है। और जैसे बहुत सारे धर्म है ना जो कि भारत के अंदर आए, उनके भी अंदर क्या हुआ कि भारत में आने के बाद ना ये जाति प्रथा घुस गई सर। जैसे इस्लाम ले लो, आज के डेट में इस्लाम में भी कास्ट होते हैं। भैया इस्लाम बना ही था किस चीज के ऊपर, एक के ऊपर, एक के सिद्धांत के ऊपर। आज की डेट में वहां पे भी हमको अलग अलग कास्ट देखने को मिलते हैं, और अगर अलग अलग कास्ट देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स जो आपका जो बेस था, आपने तो उस बेस को ही छोड़ दिया। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो क्या ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी नेचर के होते हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 35 तो भैया इसीलिए इंक्लूड ही किया गया है। आर्टिकल 35 क्या इसी चीज के लिए ही क्या है, आर्टिकल 35 आपको इंक्लूड किया गया। डन। सो आ जाइए सर, नाउ वी आर कमिंग टू द मेन आर्टिकल्स ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पहला क्या है सर? पहला हमको देखने को मिलता है आर्टिकल 12। क्या देता है सर आर्टिकल 12? आर्टिकल 12 गिव्स यू द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ठीक है सर,
आर्टिकल 12 हमको क्या देता है सर? तो जो आर्टिकल 12 है हमारा, ठीक है, दिस आर्टिकल 12 गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? तो सर दिस आर्टिकल 12 गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, आ जाओ सर, डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है ना सर आर्टिकल 12 जो है, ये आर्टिकल 12 सर हमको डेफिनेशन ऑफ स्टेट देता है। ठीक है, तो चलिए सर डेफिनेशन ऑफ स्टेट को देखते हैं। यहाँ पे कौन कौन सा है सर, इसको तोड़ दो। सबसे पहले ये क्या है सर, यहाँ पे ना आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन आ जाएगा सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाल दिया तो यहाँ पे ना आप डाल दो सर भारत भारत सरकार डाल दो। भारत सरकार के ठीक नीचे, क्योंकि इंडिया में तो फेडरलिज्म है, तो सर फेडरलिज्म है, डेट इज हमने क्या कहा था सर, फेडरलिज्म का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या होगा? तो यू शुड बी हैविंग व्हाट्स अ, फेडरलिज्म का सबसे बड़ा सिद्धांत हमको देखने को मिलता है दैट यू शुड बी हैविंग एटलीस्ट 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट्स अ, यू शुड बी हैविंग एटलीस्ट 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट। नीचे आ जाओ सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया सर, तो यहाँ पे आप डाल दोगे बेसिकली क्या, तो यहाँ पे आप लिख दोगे गवर्नमेंट ऑफ ऑल स्टेट, यानी सभी राज्य, सभी राज्य सरकारें। एक हो गया सर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार, और दूसरा हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ ऑल स्टेट यानी कि सभी राज्य सरकारें। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि राज्य के कितने भाग होते हैं, 3 होते हैं सर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी। ये दोनों जब हमने कहा तो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट था। आ जाओ सर अगला डाल देते हैं सर, तीसरा क्या हो जाएगा सर? तीसरा हो जाएगा सर आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और जब पार्लियामेंट हमने लिख दिया यानी कि सर भारत की संसद। ठीक है, जब हमने भारत की संसद लिख दिया सर, ठीक है, जब हमने सर भारत की संसद लिख दिया सर, अगला क्या हो जाएगा सर? नीचे आ जाओ, नीचे हमको देखने को मिलता है कि सर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि सर राज्य विधानमंडल। क्या हो जाएगा अगला? अगला हमको देखने को मिलता है सर जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट आपको हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल। ठीक है, आ जाओ सर फिफ्थ के ऊपर चलते हैं, 5वां। अब सर ये दोनों हो गए ना सर, तीसरा टीयर भी तो है हमारे पास, यस सर। तो यानी कि तीसरा क्या हो जाएगा सर? लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस दैट इज स्थानीय, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन निकाय। कौन कौन हो जाएगा स्थानीय स्वशासन निकाय में? तो सर पंचायत हो जाएगा सर, और उसके साथ ही क्या है सर? तो उसके साथ ही हमको देखने को मिलता है कि जो नगर पालिका है वो पंचायत के साथ ही क्या है सर? पंचायत के साथ ही हमको देखने को मिलता है कि जो आपका नगर पालिका है वो नगर पालिका भी क्या होगा सर? वो नगर पालिका भी आपको इसके साथ ही ऐड हो जाएगा। ठीक है, डन। अब देखो सर, अब क्या है सर? तो अब यहाँ पे ना सर एक चीज आता है, ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ। चलो हाँ, इतना ठीक है। अगला क्या है सर? छठे के ऊपर आ जाओ, 6 क्या कहता है सर? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गया। अब बात आती है एग्जीक्यूटिव बॉडीज की, ठीक है, ऑफिसर्स की। तो यहाँ पे मैं सीधा डाल रहा हूँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। ठीक है, अब इसमें 2 आ जाएंगे, डाटा विद इन इंडिया, डाटा विद इन इंडिया, और आउटसाइड, आउटसाइड इंडिया बट अंडर कंट्रोल ऑफ, अंडर कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट।
व्हाट सर दीज आर इन इंडिया, सर भारत के, या तो सर भारत के अंदर हो, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, एसएसपीज हो गए, ठीक है, तो चलो मान गए सर, वो क्या है, तो वो भी आपको आर्टिकल 12 के तहत क्या है, तो वो भी आपको आर्टिकल 12 के तहत स्टेट के पार्ट में आएंगे सर, ठीक है, वो भी क्या है सर, तो वो भी हमको देखने को मिलता है अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी क्या है, दैट टू फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ योर स्टेट, ठीक है, हम मान गए। अगला क्या होता है सर, अगला हमको देखने को मिलता है क्या है, अगला हमको देखने को मिलता है या तो आप सरकार के अंदर है, पहला पॉइंट है, दूसरा है कि सर आप भारत के बाहर है लेकिन भारत सरकार के अधीन है, इंडियन एम्बेसीज भारत के बाहर है, यूएस में जो इंडियन एम्बेसी है सर वो भारत के बाहर है, लेकिन वो भारत के बाहर इंडियन गवर्नमेंट का पार्ट है, वहां पे इंडियन लॉज लागू हो रहे हैं, तो वहां के लिए भी क्या है सर, वो भी क्या होगा, वो आज में आएगा। और सर 245 जब पढ़ते हैं ना तो उसमें आता है डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट सर, तो बेसिकली हमको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देखने को मिलता है, तो वहां पे उन क्षेत्रों के लिए भी जो आपका पार्लियामेंट है ना वो लॉ भी बना सकता है। तो दिस इज व्हाट, जब भी अब मैं स्टेट कह रहा हूं ना तो स्टेट के अंदर ये जो 6 चीजें हैं, ठीक है सर, स्टेट जब मैं कह रहा हूं तो स्टेट के अंदर क्या है सर, तो स्टेट के अंदर ये सारी की सारी जो 6 चीजें हैं, ये सारी की सारी 6 चीजें आपको सर स्टेट के अंदर आती हैं। क्लियर है सबको, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक बार में पूरा सफाया कर देंगे, आज पूरा ही खत्म कर देंगे, ठीक है, क्लियर। चलो सर, नाउ कम्स टू योर आर्टिकल 13, नाउ कम्स टू योर आर्टिकल 13, थोड़ा छोटा लिखेंगे बिकॉज वी आर नाउ डूइंग इट इन द काइंड ऑफ थोड़ा सा कंप्रेस करके उस तरीके से चीजों को देखेंगे जहां तक एग्जाम का हमारा है। आर्टिकल 13 क्या कहता है सर, आर्टिकल 13 हमको कहता है दैट इफ एनी एनी एक्ट, एक्ट ही डालो, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, एनी एक्ट हो गया, अमेंडमेंट हो गया, ऑर्डर हो गया सर, नोटिस हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, ठीक है सर, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो गया सर, सबऑर्डिनेट या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लिख लो, हाँ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गया, या हमको देखने को मिलता है आपको ऑर्डिनेंस हो गए, ऑर्डिनेंस हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, मतलब कोई भी कानून है, संशोधन है, आदेश है, नोटिस है, अधिसूचना है, ठीक है, कोई एक प्रत्यायोजित कानून है, कोई राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया अध्यादेश हो, कुछ भी हो सर, बेसिकली क्या कहता है ये आर्टिकल कहता है, ठीक है, उसको हम ना बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये आर्टिकल कहता है आपको सर एनी लॉ, अब लॉ के अंदर क्या है, तो ये सारी चीजें क्या है लॉ के अंदर आएंगी, ठीक है, एनी लॉ दैट दैट अब्रीजेस, वायोलेट्स और कंट्रावीन, ठीक है, हिंदी माध्यम वाले सीधा लिख लेना, ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, उल्लंघन करता है, किसका करेगा, तो भैया मौलिक अधिकार का, ठीक है, मौलिक अधिकार का, और हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो हश्र क्या होगा, आर्टिकल 13 कहता है कि अगर ऐसा कोई भी चीज है जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, इफ एनी लॉ, लॉ कंटेन्स योर एक्ट, अमेंडमेंट, ऑर्डर, नोटिस, नोटिफिकेशन, लॉ, बाई लॉज, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ऑर्डिनेंस, एनीथिंग जो किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा, दैट शैल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वाइड, यानी कि सर उसको शून्य या हम कहो खारिज कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया, खारिज कर दिया क्या है, तो सर उसको बेसिकली क्या है सर, यहाँ पे खारिज कर दिया जाएगा। क्लियर है, लिखा गया, जल्दी लिखो सब लोग।
ठीक है, आगे सब लोग, हाँ चलो चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये क्या था, मतलब ये बेसिकली कहता है कि हम उसको क्या करेंगे, कंप्लीटली हम उसको आपको सर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। अब सर एक और चीज़ होती है सर, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो कि लॉ नहीं होती हैं, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको देखने को मिलता है, वो प्रिसाइजली कंप्लीटली वो लॉ नहीं होती है, लेकिन वो इन द नेचर ऑफ द लॉ होती है। सर लॉ नहीं होती है लेकिन नेचर ऑफ द लॉ होती है, यस सर। देयर आर सम कस्टमरी प्रैक्टिसेस, customary practices that have the force of law। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं, ठीक है, जो समाज में चलती आ रही हैं, वो कानून नहीं है सर, विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून नहीं है, लेकिन वो एक कानून का फोर्स उसमें अपने आप आ जाता है, बिकॉज वो काफी लंबे समय से क्या है, समाज में वो प्रथाएं आपको चल रही हैं। अब इन चीजों के कारण क्या होता है बेसिकली, कि आप ना, आपको मालूम है कि वो मैं हमारे राइट्स का क्या है, उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन आप उनको ब्रीच क्या है, तो आप उनको ब्रीच नहीं कर पाते। तो यहां पे कहा गया है कि सर वो भी क्या है, अंडर आर्टिकल 13 लॉ में आएगा, और इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको भी क्या है, तो सर जुडिशरी आपको नल एंड वाइड क्या है, तो नल एंड वाइड यहां पे उसको भी जुडिशरी नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे एक चीज आता है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है, दिस इज इन योर आर्टिकल 13। क्या कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स? सब बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स में क्या है सर, देखो कोई भी जो कानून होता है ना, अब कानून इंडिया में दो हो गए सर मेजरली। एक हो गए सर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, एक हो गए कानून आपका सर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि सर संविधान लागू होने से पूर्व। एक क्या हो गया सर, तो एक हमको देखने को मिलता है वो संविधान लागू होने से पूर्व का हो गया सर, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया सर। और दूसरा हमको क्या देखने को मिलता है सर, दूसरा हो गया सर हमारा योर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल। एक सर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए तो अभी ही हम लोगों ने देखा कि नल एंड वॉइड है सर। बेसिकली ना पिटिशन फाइल होगा, और पिटिशन फाइल होगा और पिटिशन को ना फिर वहां पे ना सर चेक किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली वहां पे सर पिटिशन फाइल होगा, और पिटिशन को क्या है सर, पिटिशन को हम यहाँ पर चेक करेंगे और लगेगा दैट इट वायलेट्स और अब्रिजेस और कंट्राविन्स एनी ऑफ द एनीथिंग सेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज योर नल एंड वॉइड। ठीक है, अब यहां पे प्रश्न आता है सर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल का क्या करोगे। हमको एक बात बताओ कि सर इसका जो है ना, इसका क्या करोगे सर, एक एक करके सुनना, एक एक करके कोर्ट में भेजोगे। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि आजादी से पहले बने हुए जो संविधान लागू होने से पहले बने हुए जो इतने सारे कानून थे, तो यहाँ पे 1 on 1 करना तो सही नहीं था, तो यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब समझ में आता है क्या होता है? एक्लिप्स का मतलब होता है बेसिकली किसी भी चीज को ओवर शैडो करना। ठीक है, एक्लिप्स का मतलब समझ में आता है? एक्लिप्स का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या, तो किसी भी चीज को यहां पर ना ओवर शैडो कर लेना। ठीक है, अब ओवर शैडो करने का मतलब क्या हो रहा है? ग्रहण सुना है? ग्रहण सुना है? ग्रहण, ग्रहण क्या होता है सुने हो? पूर्ण ग्रहण सुने? पूर्ण ग्रहण में क्या होता है सर, एक ये बॉडी है सर, उसके सामने ना दूसरी सेलेस्टियल बॉडी आ जाती है, और ये वाली जो सेलेस्टियल बॉडी है ये वाली क्या करती है, इसको पूरी तरीके से ढक लेती है। ठीक है, अब देखो सर पीछे वाला जो हाथ है मेरा, क्या तुम लोग को दिख रहा है? अब बदमाशी करके मत बोल देना कि हाँ सर दिख रहा है, नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, हम मेजरली ऐसा की कर रखे कि आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन देखो मेरे पीछे ना ये हाथ था, आपको नहीं दिख रहा, क्यों सर? ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं सर? एग्जिस्ट तो कर रहा है आज के डेट में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला जो हाथ था ना, इसने इसको पूरे तरीके से क्या है, तो ओवर शैडो कर लिया। मतलब इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, ये होके भी आज के डेट में नहीं रह गई है। अब वही चीज क्या हुआ सारे के सारे पूर्ण संवैधानिक कानून के ऊपर, इनके ऊपर क्या हुआ सर, इनके ऊपर एक ग्रहण लग गया सर। एक ऐसी बॉडी थी सर, उस बॉडी ने क्या किया, तो उस बॉडी ने ना सर इनको पूरे प्रकार से ना सर ढक लिया है सर।
ठीक है, ये जितने भी थे ना, इस पूरे को ग्रहण लगा दिया है, ढक लिया है, जिससे इनकी जो एग्जिस्टेंस थी ना वो होके भी नहीं रह गई है। अब इन कानूनों का प्रयोग जो है वो बेसिकली हम किसी सिटीजन्स के लिए क्या है, नहीं कर सकते हैं, इनका एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया। और ये जो ग्रहण हुआ है उस बॉडी का नाम क्या है, इनके ऊपर ग्रहण ग्रहण लग गया है आपका फंडामेंटल राइट्स का। कौन सा लगा है सर, आंसर नहीं लगा है, पूर्ण ग्रहण लगा है। दिस इज व्हाट योर सेंस ऑफ योर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। ठीक है, ये क्या कहता है सर ये हमको, तो याद रखना ये हमको देखने को मिलता है, दिस इज अबाउट योर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? डन, चले आगे, आ जाओ सर, आगे बढ़ते हैं सर। अब हम आपको चलते हैं सर, आर्टिकल 13 हो गया, अब हम आपको चलते हैं आर्टिकल 14 के ऊपर। क्या कहता है आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 दो चीजें कहता है, दैट नो पर्सन शैल बी व्हाट्स, तो कहता है दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि ये क्या है सर, दो चीजें होंगी, दैट द स्टेट शैल नॉट deny to any person equality before law and equal protection of law। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। बेसिकली मालूम है सर, दो पार्ट हैं इसके, ये जो आर्टिकल है ना इसका सर दो पार्ट है। एक काफी सिंपलिस्टिक नॉर्मल कि सर आप जब कोर्ट में खड़े हो, ठीक है, व्हेन यू आर इन कोर्ट, आप जब अदालत के अंदर खड़े हैं तो यू शैल नॉट बी discriminated on grounds any of race, religion, caste, sex और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, कि जब आप कोर्ट में खड़े हो, ठीक है, तो कोर्ट में आप खड़े हो, सामने वाला व्यक्ति खड़ा है, हम नहीं देखेंगे सर आप किस जाति से हो, क्या हो, हमको उससे कोई बहस नहीं है। आपके साथ कोर्ट के अंदर इन किसी भी आधार पर क्या है तो हमको देखने को मिलता है, भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, गया भेजे में, क्लियर है, समझ में आ गई ये चीजें। अब ना हम आपको आगे चलते हैं, अब सेकंड वाला पार्ट पे आते हैं, दैट इज दी एडवांस्ड वर्जन। क्या है सर, यहाँ पे दो चीजें हमको देखने को मिलती है। एक हमको देखने को मिलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या है सर, एक है सर आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ, दूसरा क्या है सर, दूसरा हमको देखने को मिलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, पहला क्या है सर, तो पहला हमको देखने को मिलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है सर, डन, पहला है आपका सर इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा क्या है, दूसरा हमको क्या देखने को मिलता है, दूसरा होता है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब देखो सर एक बात बता रहा हूं, देखो दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, तो पहला तो हो जाता है सोर्स का। ठीक है सर, पहला क्या है सर, पहला हमको देखने को मिलता है, पहला हो जाता है सर आपका सोर्स का, कि इसका जो स्रोत है वो स्रोत हमको क्या देखने को मिलता है। ठीक है, इसका जो स्रोत है वो स्रोत क्या है सर, तो बेसिकली इक्वलिटी बिफोर लॉ वी हैव टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है,
ये हमने कहाँ से लिया? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ हमने लिया है ब्रिटेन से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया है सर? तो इसको लिया है हम लोगों ने आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसको कहाँ से लिया है सर हम लोगों ने? इसको हमने लिया है बेसिकली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब ये क्या है सर? दिस इज योर निगेटिव कॉन्सेप्ट, दिस इज योर निगेटिव कॉन्सेप्ट। यानी कि सर ये क्या है सर? इसको हम लिखते हैं कि ये सर आपका नकारात्मक अवधारणा है, ठीक है, ये आपको नकारात्मक अवधारणा है। और ये क्या है सर? इसको हम लिखते हैं सर इट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ये क्या है सर? तो ये हमको देखने को मिलता है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब है कि ये बेसिकली क्या है सर? तो ये आपको ना सर एक सकारात्मक अवधारणा है, ठीक है। ये क्या है सर? तो ये हमको देखने को मिलता है कि ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये क्या है सर आपका? तो ये सर आपका एक सकारात्मक अवधारणा क्या है? तो ये सर हमको आपका सकारात्मक अवधारणा देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या है सर? तो ये सर सकारात्मक अवधारणा है। आज उसे चेंज करते हो। अब एक बात आता है, यहाँ पे क्या है सर? तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे क्या है सर? ठीक है, यहाँ पे क्या? यहाँ पे आप वर्ड लिखेंगे इक्वल एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। इक्वल एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ। यहां आप क्या डालोगे सर? यहां डालोगे इक्वल एप्लीकेशन इन केस ऑफ इक्वल सर्कमस्टांसेस। अब इसी वर्ड से ना एक चीज उभर कर आती है जो कि यूपीएससी ने पूछ दी थी सर, सेम चीज उठा के, ठीक है। हम इसको कहते हैं लाइक शुड बी treated alike and unlike must not be treated alike. Like should be treated alike and unlike must not be treated alike. लिखो सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, सबको कमेंट आना चाहिए, लिखिएगा ये वाला स्टेटमेंट लिखो। अब इस दोनों में अंतर है, ठीक है सभी लोग, इसमें इस दोनों में क्या है सर? अंतर है। क्या अंतर है बता रहा हूं, देखो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि बेसिकली ये क्या है सर? मान लो ये कंडीशन ए है, ठीक है सर, ये आपका कंडीशन ए है एंड दिस इज योर व्हाट सर? तो दिस इज योर डन। चलो, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, पेन की जगह इरेजर क्यों चल रहा है? अरे भैया रुक जाओ, इसका सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या हो रहा है भाई? चलो, जैसा भी बन रहा है, सपोज दैट दिस इज योर कंडीशन ए, ठीक है, सपोज दैट दिस इज योर कंडीशन ए एंड दिस इज योर कंडीशन बी, ठीक है। ये आपके सामने दो कंडीशन है। अब यहाँ पे ना दो बंदा खड़ा है, दिस इज योर पर्सन ए एंड दिस इज योर पर्सन बी,
ठीक है। इन दोनों का जो क्राइम है, इन दोनों का जो अपराध है ना सर, वो सेम है। मानो इसने भी चोरी की है सर और सामने वाले ने भी चोरी की है। तो व्हाट डज योर इक्वलिटी बिफोर लॉ सेज? इक्वलिटी बिफोर लॉ हमको कहता है कि भैया दो व्यक्ति हैं, दोनों का क्राइम सेम है, तो दोनों को सेम एप्लीकेशन ऑफ लॉ के तहत सेम सजा दो। अगर ये 5 साल के लिए अंदर जाएगा तो ये भैया भी 5 साल के लिए जाएंगे। ठीक है। अब हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि ये भैया मुकेश अंबानी है और उनके सामने ना रिक्शा वाला है। अगर दोनों का क्राइम सेम होगा तो यही है, कोर्ट के अंदर इक्वलिटी है। हम आपका बैकग्राउंड नहीं देख रहे हैं, व्हाट वी आर सीइंग, हम आपके कोर्ट के जो फैक्ट्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, उनके आधार पर क्या है, हम डिसीजन क्या है, तो उनके आधार पर हम आपको डिसीजन दे रहे हैं। अब क्या होता है सर आगे, ये है आपका कंडीशन बी। कंडीशन बी में हम फिर वही चीज करते हैं, यहां पे दिस इज योर पर्सन ए एंड हियर वी हैव योर पर्सन बी। ठीक है, यहां पे पर्सन ए है आपका और यहां पे कौन है सर, तो यहां पे आपका पर्सन बी है। नाउ द थिंग इज दैट दोनों का भी अपराध सेम है सर, बट दिस पर्सन एंड दिस पर्सन बोथ हैव कमिटेड सम काइंड, बोथ हैव कमिटेड मर्डर। मर्डर में कोई सम काइंड नहीं होता है सर। ठीक है, बोथ ऑफ देम हैव कमिटेड मर्डर। द थिंग इज दैट ये बंदा ना, देख रहे हो थोड़ा सा ज्यादा बदमाश लग रहा है, ये वाला ज्यादा बदमाश लग रहा है इसके सामने। ठीक है, ये हंस भी रहा है, ये थोड़ा सा इसका आंख भी खराब है। ठीक है, तो मान लो कि इसको हम बदमाश बना देते, इसने जान के किया है सर, इसने फिरौती लेके जो हत्या होती है ना वो की है। ये बंदा सेल्फ डिफेंस में किया है। अब हमको एक बात बताओ, दोनों का अपराध तो सेम है, लेकिन क्या कंडीशन सेम है सर? क्या सर सर्कमस्टांस सेम है? जिस कंडीशन में इन दोनों ने क्राइम किया है, क्या दोनों के कंडीशन सेम है? क्या दोनों के सर कंडीशन सेम है? क्या सर दोनों के सर्कमस्टांसेस सेम है? नहीं सर, दो सर्कमस्टांसेस जो हैं दोनों के, वो पोल से पार्ट हैं फ्रॉम ईच अदर। यानी कि दोनों मतलब एक होता है ना, कहते हैं ना एक ईर घाट दूसरा बीर घाट, वो वाली कंडीशन है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहता है कि नहीं, अगर दो व्यक्ति का अपराध सेम है, दोनों का कंडीशन सेम है, तो सेम एप्लीकेशन ऑफ लॉ के तहत सेम सजा दो। ठीक है, सेम एप्लीकेशन ऑफ लॉ के तहत क्या है उसको, तो सेम एप्लीकेशन ऑफ लॉ के तहत उसको यहां पर सेम सजा दो। ठीक है, लेकिन क्या है सर, लेकिन हमको देखने को मिलता है कि अगर दो व्यक्तियों का अपराध सेम है सर, दो व्यक्तियों का क्राइम सेम है, लेकिन उन दोनों के क्राइम करने का कंडीशन अलग अलग है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। और अगर दो व्यक्ति सेम सिचुएटेड नहीं है तो हम उनको सेम ट्रीट करेंगे, ये न्याय नहीं होगा, दिस विल गो अगेंस्ट जस्टिस। हम यहां पे क्या करेंगे, हम इसके अनुपात में इसको जितनी सजा देनी होगी उतने देंगे, और ये अपने अनुपात में जो भी डिसीजन का हकदार होगा हम उसको वो देंगे। दिस इज व्हाट योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर वहीं पे ये व्यक्ति की जगह ये व्यक्ति होता तो हम इसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं देख रहे किस कास्ट वगैरह से, हम इसको सेम प्रोटेक्शन दे देते। समझ में आया इक्वल प्रोटेक्शन का मतलब? अब बेसिकली सर ये थोड़ा सा एब्सोल्यूट नेचर का हो गया सर। इसने एक व्यक्ति की लिबर्टी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम मानी जाती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की एट दी कोर मानी जाती है, उसको सिक्योर करने के लिए ये एक कदम आगे बढ़ गया और इसने सीधा कह दिया ना, कंडीशन देखा ही नहीं, दो व्यक्ति का क्राइम सेम है तो भैया हो गया काम खत्म, दोनों को सेम सजा दे दो। दिस इज व्हाट योर, ये हो जाता है आपका नेगेटिव कॉन्सेप्ट। ये क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है आपका सर नेगेटिव कॉन्सेप्ट। और ये क्या होता है सर, तो ये हमको देखने को मिलता है कि ये हो जाता है आपका पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। आया, भेजा में गया, बात क्लियर है? क्लियर, चलो नाउ कम्स एक और क्वेश्चन जो कि यहां पर आता है। वो क्वेश्चन होता है कि सर एक बात बताओ, व्हाट इफ आर्टिकल 14 इज नॉट देयर? अगर आर्टिकल 14 नहीं होगा तब क्या होगा सर? क्या ही सिग्निफिकेंस है? कोर्ट के अंदर गए हैं, वो बंदा जज बना है, उसने जज का मतलब वो शपथ लिया है कि हम अपने पद को काफी मतलब गोपनीयता बनाए रखेंगे और एकदम सत्य निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, ठीक है, काम करेंगे, तो भैया उसका काम था जजमेंट देना, उसका पैसा मिल रहा है, वो जजमेंट दिया। आर्टिकल 14 इसमें थोड़ी ना कुछ कर रहा है। क्या ही है सिग्निफिकेंस, क्या है बताओ? इसका जो महत्व है आर्टिकल 14 का, वो हमको क्या देखने को मिलता है? तो आर्टिकल 14 का अगर कोई आदमी अगर आपसे महत्व पूछे, कभी भी इंटरव्यू में बैठे हो, ठीक है, पीएसआई और ऑप्शनल ले रखे हो, बोर्ड मेंबर भी पूछ देना, उनके मुंह पर एक ही बात फेंक के मारना है, दैट आर्टिकल 14 क्या है सर? तो आर्टिकल 14 में आप लिख लोगे दैट इट मेंटेन्स
रूल रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। हम कहते हैं ना कि भारत में रूल ऑफ लॉ है। भारत में बेसिकली क्या है सर, हम कहते हैं ना कि भारत में बेसिकली कानून का शासन है। ठीक है, तो भारत में ये जो कानून का शासन है, ये कानून का शासन क्यों है? भारत में हम कह रहे हैं आपको कि सर ये जो कानून का शासन है, तो भारत में ये कानून का शासन क्यों है सर? क्योंकि आर्टिकल 14 है। और अगर कानून का शासन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा सर? अगर कानून का शासन नहीं हो जाएगा तो आ जाएगा सर जंगल राज। समझ में आता है? नहीं समझ में आता है तो एक चीज मैंने और आप लोगों को पढ़ा रखा है, क्या है उसको हम कहते हैं मत्स्य न्याय। क्या कहते हैं सर उसको? उसको हम कहते हैं आपका मत्स्य न्याय। आया समझ में? अब बात आती है कि सर रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, बता रहे हैं सर। रूल ऑफ लॉ बेसिकली किसने दिया था सर? तो बहुत सारे इसके प्रोपोनेंट्स हैं, लेकिन जो मेजर प्रोपोनेंट है, ठीक है, जिनको हम याद रखते हैं, उनका नाम क्या है? एवी डाइसी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, किनके द्वारा दिया गया था सर ये? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको एवी डाइसी साहब के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब बात आती है इसमें ना 3 कंपोनेंट जो हैं। ठीक है, इसमें सर बेसिकली हमको जो 3 कंपोनेंट हैं, वो 3 कंपोनेंट हमको देखने को मिलते हैं। कौन कौन है? पहला कंपोनेंट ही होता है, लो भैया आपका डाउट क्लियर कर देते हैं, पहला कंपोनेंट ही होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, दैट इज कानून के समक्ष समानता। क्या होता है सर? पहला ही कंपोनेंट, पहला ही कंपोनेंट हमको क्या देखने को मिलता है? उसको हम कहते हैं कानून के समक्ष समानता। ठीक है, क्या होता है सर? उसको हम कहते हैं आपका कानून के समक्ष समानता। ठीक है, दूसरा क्या होता है सर? तो सेकंड हमको देखने को मिलता है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा क्या होता है? संविधान की सर्वोच्चता। एंड द थर्ड वन दैट वी हैव इज यू प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। ठीक है, सीधा आप डाल सकते हो कानून का आधिपत्य। मतलब मालूम है क्या सर? मतलब है कि सर अगर जुडिशरी ने कुछ कह दिया है ना, कि आप प्रधानमंत्री भी है ना, वो जुडिशरी से बड़ा नहीं है। आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, जुडिशरी ने कह दिया ना कि इस दिन को शाम में 4 बजे आके ना अपना अंगूठा मार के जाना, तो आप आओगे 4 बजे अंगूठा मार के जाओगे। नहीं करोगे ना तो फिर क्या होगा? तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। सर प्रोविजंस इतने टफ क्यों हैं? वो प्रोविजंस इतने टफ इसीलिए हैं क्योंकि अगर आप कोर्ट की ही बात नहीं मानो, कुछ भी हो रहा है, मानो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रहे हैं, तो हम जा कहाँ रहे हैं सर? कोर्ट में ही तो जा रहे हैं ना। आफ्टर ऑल मैटर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने मानो कह दिया कि अच्छा ठीक है, हम आपके आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 15 को, आर्टिकल 16 को आपको क्या है, हम वहां पे री इन्फोर्स करके दे रहे हैं। ठीक है, हम दोबारा से इसको लागू कर रहे हैं। हेबियस कॉर्पस का रिट जारी किया गया और पुलिस को बोला गया कि इस बंदे को छोड़ दो। पुलिस बोला अरे हटाओ यार, हम मानेंगे ही नहीं, क्या ही कर लेगा मेरा जुडिशरी। तो समझ में आ रहा है? तो फिर बात होगी कि जो हमने जो पूरा का पूरा इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो पॉलिटिकल सेटअप खड़ा किया है ना, ये पूरी की पूरी राजव्यवस्था ही क्या होगी? नीचे गिर जाएगी धराम से। तो इसी चीज के लिए जो कोर्ट का जो प्रीडोमिनेंस है वो होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब जब कोर्ट की चीजें इतनी ज्यादा मानी जा रही हैं तो कोर्ट में सर इक्वलिटी होना तो जरूरी है ना। कि ऐसा तो नहीं है कि कोर्ट में हम बैठ गए बोले नहीं नहीं वो मेरा भाई था भाई, साथ में हम लोग स्कूल में बैठ के एक साथ खाना खाते थे, उसको कैसे दे देंगे 5 साल का सजा? नहीं नहीं, उसको सजा नहीं मिलेगा, दूसरा उसके सामने केस किया हम उल्टा सजा उसको दे देंगे। नहीं, ये चीज़ें कोर्ट में नहीं चलती हैं। कोर्ट में जब आप जाते हो तो एक चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं योर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, उसको हम कहते हैं योर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को अगर आप देखते हैं बेसिकली क्या होता है, इसको आपको कहा जाता है ठीक है, जो पहला ही होता है उसको हम कहते हैं आपका ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। ठीक है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम का मतलब होता है दैट इज टू हियर द अदर साइड, कि जो सामने वाला, केवल हम एक ही पक्ष का नहीं सुने, वो हमको अच्छा लग गया तो हम उसका ही नहीं सुन रहे। ठीक है, हम सामने वाले पक्ष का भी सुने, दोनों पक्ष को अपना बात रखने का, अपने सबूत रखने का, एविडेंसेस देने का पर्याप्त अवसर दे, पर्याप्त मौका दे। ठीक है, उसके बाद एक फैसले के ऊपर है पहला।
दूसरा होता है डेट सपोज करो दो व्यक्तियों के बीच एक कानूनी विवाद है, ठीक है, डेट क्या हो गया, डेट दो पर्सन के बीच किसी काइंड ऑफ अ लीगल कॉन्फ्लिक्ट है, तो दैट शुड बी सेटल बाय अ थर्ड पर्सन, दैट इज पर्सन सी, हु शैल बी कंप्लीटली अनइंटरेस्टेड अनइंटरेस्टेड एंड अनबायस्ड। उसको मतलब ही नहीं होना चाहिए, इससे और इससे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी का कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीटली अनइंटरेस्टेड बंदा होना चाहिए, कोई आउटसाइड पार्टी होना चाहिए, मतलब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो केस है वो कहीं से भी नहीं होना चाहिए। तो अगर हम कानून का शासन स्थापित कर रहे हैं तो इसके लिए ये जो तीन कंपोनेंट है वो तो बहुत क्रिटिकल है, जो कि होने ही होने चाहिए। और उसी लिए है कि अगर आपने आर्टिकल 14 हटा दिया, क्योंकि पहला ही कंपोनेंट आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि अगर आपने आर्टिकल 14 हटा दिया ना, तो वो जो कानून का शासन हम कहते हैं ना है, वो कानून का शासन गिर जाएगा, क्योंकि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह देने से नहीं आएगा। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बेस देने के लिए आपको एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होना जरूरी है, और जुडिशियरी पावरफुल भी होना चाहिए कि उसने जो कह दिया इट हैज टू बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट। तब जाके चीजें क्या होंगी, आपको सारी चीजें इंटीग्रेटेड वर्क करेंगी, तब जाके भारत में क्या होगा, कानून की शासन भारत या किसी भी राज्य में स्थापित होगी। तो आर्टिकल 14 नहीं रहेगा तो सर हैशटैग जंगल राज आ जाएगा, अनार्की आ जाएगी, अराजकता आ जाएगा, मत्स्य न्याय आ जाएगा, जिसमें जिसके पास मसल पावर होगा, जिसमें जिसके पास ज्यादा मनी पावर होगा, वो अपने से छोटे व्यक्ति को खा जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, डन। चलो सर, सो नाउ कम्स टू योर आर्टिकल 15। नाउ कम्स टू योर आर्टिकल 15। अब रहने दो, वी विल डू आर्टिकल इन अनदर पार्ट, ठीक है। आर्टिकल 15 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड सपोज करते हैं एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हो चुकी हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करके रखिएगा, याद रखना, इतना देख लेना। और जो बुक जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, चाहे जो भी मटेरियल आप देख रहे हैं, उसको फॉर अ काइंड ऑफ योर रेफरेंस मटेरियल यूज़ कीजिएगा। रेफरेंस का मतलब होता है कि क्लास के नोट्स को मेन आपको बेसिक पिलर बनाना है, उसके बाद क्या है आगे आप उनको पलट के देखो कि जो चीज़ें किताब में आ रही हैं वो सारी चीज़ों का जो इम्प्रिंट है वो ब्रेन में बन रहा है उस चीज़ से रिलेट होकर, नहीं जो कि हमने क्लास में पढ़ा है। ठीक है, बस इतना आपको करना है, इससे ज़्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्लास के साथ बने रहिए, जो चीज़ें हैं वो आपको राह जो है वो आसान हो जाएगी, ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।